वैसे तो सरकार हर छोटी बड़ी उपलब्धि का जोर शोर से डंका बजाती है, सेलिब्रेट करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, लेकिन वो उत्साह हमें नहीं दिखने को मिल रहा है। वैसे तो यह उपलब्धि बिहार इलेक्शंस का सेंट्रल प्लैंक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को ही लेकर सत्ताधारी पार्टी मैदान पर उतर रही है। ऐसा क्यों? अच्छे दिन तो आ रहे हैं, सबूत भी मिल गया है, इकोनॉमी फल फूल रही है, जापान पीछे छूट चुका है, फिर त्योहार क्यों नहीं? शायद इसकी एक अच्छी वजह है। मोदी सरकार वो गलती नहीं दोहराना चाहती है जो वाजपेयी सरकार ने एक टाइम पर की थी। समझते हैं क्या थी वो गलती, लेकिन पहले देख लेते हैं पूरा माजरा क्या है, हुआ क्या है। 25 मई को नीति आयोग के सीईओ ने बड़े गर्व के साथ यह अनाउंस कर दिया कि हिंदुस्तान जापान को पीछे छोड़ चुका है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बन चुका है। और यह बात भारत सरकार नहीं कह रही है, सीधा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा कह रहा है। और ये कि बस ये तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। We are the fourth largest economy as I speak, and if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. अरे वाह, इकोनॉमी फल फूल रही है, दो पैसे सबके जेब में थोड़े और आ जाएंगे, एडिटर का भी इंक्रीमेंट अच्छा हो जाएगा। अब ये बात तो सच है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में सबको मालूम है, और आज नहीं तो कल जापान छोड़ो, हम जर्मनी को भी पीछे छोड़कर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2005 से 2011 के बीच में भारत की इकोनॉमी ने ताबड़तोड़ ग्रोथ दिखाई थी। हम दुनिया का 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए थे 6 सालों के अंदर अंदर, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। तब भी जापान को हराया था, लेकिन फिर हम पीछे फिसल गए। 2014 में हम फिर से 10वें पायदान पर आ गए। अब मोदी कार्यकाल के 11 साल के बाद हम चौथे पायदान पर फिर से आ गए हैं। पूरी दुनिया में इसका डंका बजना चाहिए था, देश की सड़कों में इसका जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा उत्साह नहीं दिखने को मिला। क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बच्चों की डिलीवरी अभी भी फ्लैशलाइट में हो रही है। बेंगलुरु में क्रिकेट फैंस जश्न मनाने जाते हैं, कुचलकर मर जाते हैं। स्टॉक मार्केट पे तो उछाल है, लेकिन मार्केट में कोई नौकरी नहीं है, ना इंक्रीमेंट है। इलॉन मस्क ने भी अपनी फैक्ट्री बनाने का प्लान इंडिया में कैंसिल कर दिया। और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी एफडीआई की हालत इतनी खस्ता है कि चाइना से पैसे आमंत्रित करने पड़ रहे हैं। तो फिर इस फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का फायदा ही क्या, जब जापान, यूके, जर्मनी को पीछे छोड़ने के बाद भी इंडिया के लोग जापान, यूके, जर्मनी ही शिफ्ट होना चाहते हैं। ये जो जीडीपी नंबर्स है, इसकी सच्चाई क्या है? और क्या सिर्फ पर कैपिटा जीडीपी की बात हो रही है, या कुछ और भी गहरा प्रॉब्लम है? क्या यह ग्रोथ सिर्फ कुछ लोगों के ग्रोथ के लिए है, या फिर यह सच्ची सेक्युलर ग्रोथ है, आपकी, हमारी, सबकी, पूरी देश की ग्रोथ है? और फाइनली मोदी सरकार इस अच्छी खबर को इलेक्शन प्लान क्यों नहीं बना रहे हैं? आइए जानते हैं। कल्पना कीजिए कि यूपी में कार्तिक पैदा होता है और जापान के होकाइडो में केंटो का जन्म होता है। उनकी जिंदगी कितनी अलग होगी? ऑल्दो इकोनॉमी बराबर है। जापान में केंटो के लिए पूरा एक क्रेडल टू ग्रेव सिस्टम होगा, पैदा होने से मौत तक एक सेफ्टी नेट उसे मिलेगी। जापान में केंटो की मां को फ्लैशलाइट में नहीं बल्कि 5 लाख येन मिलेंगे, लगभग 2.5 लाख रुपीस मिलेंगे, वन टाइम पेमेंट मिलेगा, जिससे डिलीवरी का खर्चा निकलेगा। जब तक केंटो 15 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसे, उसकी परिवार को सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, जिससे परिवार को आर्थिक बोझ न महसूस हो। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सरकार आपको सोशल सिक्योरिटी देगी। जापान जैसे देश में हर सिटीजन को हेल्थ कवरेज और पेंशन मिलता है, ताकि इमरजेंसी के वक्त में किसी फैमिली को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आराम से ना आ जाए। इंडिया में भी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, लेकिन सिर्फ व्हीकल्स के लिए। मानो अगर आपकी गाड़ी में कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कवर्ड होता है, लेकिन राइडर को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को क्या होगा? उसे खुद ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। हजारों लोगों के पास आज भी बेसिक टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। किसी को लगता है कि मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है, और किसी को लगता है नहीं नहीं जरूरत है, लेकिन बहुत महंगा है। लेकिन सच तो यही है कि टर्म प्लान सिर्फ 600 से 700 रुपए महीने में शुरू होता है, और हेल्थ प्लान 400 से 500 रुपए महीने, और कवरेज लाखों करोड़ों का। भगवान न करे कि कल आपको कुछ हो जाए तो आपकी तो इनकम बंद हो जाएगी। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जाने के बाद भी आपके घर का खर्चा, ईएमआई, बच्चों की फीस सब चलती रहेगी, तो सोचकर थोड़ा सुकून आपको जरूर मिलेगा। और यही सुकून, सुरक्षा देता है एक टर्म प्लान। इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर आपको, आपकी फैमिली को दे सकता है। और अगर कल आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ गया, सोच लीजिए, तो बिल आप नहीं दोगे, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। चाहे वो बिल हजारों का हो या लाखों का हो, आप बेस्ट ट्रीटमेंट बिना टेंशन करवा सकते हो।
कोविड जैसी बीमारी ने दुनिया को दिखा दिया था कि कोई भी बीमारी बताकर नहीं आती है। तो अगर अभी तक आपने ये दोनों इंश्योरेंसेस नहीं ली है तो वेट मत करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाकर खुद क्लिक करो, वहां जाकर खुद ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर करो, जानो, फीचर्स देखो और आज ही इंश्योरेंस को जरूर लो। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपके अपनों की सुरक्षा, उसकी भी जिम्मेदारी आप पर ही आती है। अब वापस आते हैं कार्तिक और केंटो की कहानी पर। इंडिया में वन टाइम पेमेंट इलेक्शन के टाइम पर वोट दिलाने के लिए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में खास फर्क आपका नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान में 1000 बच्चों में से 28 बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। यह आंकड़ा जापान से 10 गुना ज्यादा है। अब कार्तिक इससे बच भी गया तो भूख और मैल न्यूट्रिशन का शिकार बन सकता है। इंडिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक चाइल्ड वेस्टिंग में हम 18.7% है, यानी 18.7% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कमजोर पाए जाते हैं। यह परसेंटेज जापान से 8 गुना ज्यादा है। चाइल्ड स्टंटिंग रेट यानी बच्चों की हाइट रुक जाना इंडिया में 35.5% है। यह अपने आप में एक एपिडेमिक कहा जाता है, जापान से 5 गुना ज्यादा। ग्लोबल हंगर रैंकिंग की अगर आप बात करें तो इंडिया 127 देशों में 105वें पायदान पर आता है। वहीं जापान में हालत इतनी अच्छी है कि उसको हंगर रैंकिंग में शामिल ही नहीं किया जाता है। केंटो के लिए जापान में वर्ल्ड क्लास फ्री सरकारी स्कूल होता है। टोक्यो के रईस इलाके से लेकर होकाइडो के गांव तक हर जगह हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं। साइंस, मैथ्स, रीडिंग में रैंकिंग्स में जापान टॉप करता है और क्यूशोकू सिस्टम के तहत केंटो को रोज क्वालिटी स्कूल लंच मिलता है। चावल, चिकन, सब्जी, सूप, दूध, भर भर के प्रोटीन। यहां कार्तिक मिड डे मील की क्वालिटी थोड़ी सी अलग है। उत्तर प्रदेश में कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी, सुर्खियां बटोरी थी, तो उस समय जब यह खबर फैली और वायरल हुई कि मिड डे मील के नाम पर नमक और रोटी खिलाया जा रहा है बच्चों को। स्कूल में पढ़ाई की क्वालिटी भी कुछ ऐसी ही है, रोटी नमक जैसी। हमारे देश में 8th ग्रेड में पढ़ने वाले बच्चों में 54% बच्चे 2nd ग्रेड की लेवल की मैथ्स तक नहीं पढ़ पाते हैं। थोड़ी सी भी अच्छी अगर पढ़ाई करनी है तो कार्तिक के परिवार को महंगे प्राइवेट स्कूल में फी देकर भर्ती करवाना पड़ेगा। उसके बाद भी कार्तिक को नौकरी ढूंढने में काफी मुश्किल होगी। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.8% है, जापान में 4.4% है। शायद इंडिया की 80% आबादी की तरह इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करना पड़ेगा, जहां कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। मेहनत करने वाले व्हाइट कॉलर भी आजकल थोड़े से स्ट्रेस में ही है, क्योंकि उनके पास भी कोई जॉब गारंटी नहीं है। आए दिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वहीं जापान में ऑलमोस्ट सब लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और अगर केंटो फायर भी होता है, उसकी नौकरी जाती है, तो उसको सरकार की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलता है। नौकरी चली भी गई तो केंटो को यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस की सहायता मिलती है। कोई भी मेडिकल खर्चा हो तो कम से कम 70% खर्चा इंश्योरेंस कवर करेगा। डॉक्टर रेशियो या हॉस्पिटल बेड का अगर हम रेशियो ले लेते हैं, सब में जापान आगे है। इंडिया में 1000 लोगों के लिए मुश्किल से एक डॉक्टर मिलेगा, जापान में यही डॉक्टर रेशियो 2.6 है। जापान में हॉस्पिटल बेड्स की रेशियो 12.7 बेड्स पर 1000 है। इंडिया में यह नंबर 1.6 पर 1000 है। यहां इंडिया में आयुष्मान भारत जैसे स्कीम्स के बावजूद 50% के आसपास खर्चा पेशेंट की जेब से जाता है। देश में करोड़ों परिवार एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते एक बहुत ही खतरनाक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर हम ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो जापान का स्कोर 0.925 आता है, रैंक 23 आता है। इंडिया का स्कोर 0.644 है, रैंक 134th है। अब ऐसे आपको सैकड़ों डेटा पॉइंट हम दिखा सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो फर्क है उसको लेकर। इंडिया में हर रोड को अगर आप देख लीजिए तो या तो गड्ढे या तो कूड़े से भरा है, वहीं जापान के रोड्स एकदम स्मूथ और साफ। और अगर आप बात करें साफ पानी का, अगर आप AQI की बात करें, दिल्ली में अभी भी 150 है गर्मी के बीच में, टोक्यो में 50 से भी कम AQI है। विंटर में AQI की बात ना ही करें तो बेटर है। जापान में बुलेट ट्रेन निर्धारित समय से सिर्फ 20 सेकंड इधर उधर अगर हो जाता है तो भैया मैनेजमेंट ऑफिशियल अपॉलॉजी इशू करती है कि हमने आपका 20 सेकंड जाया कर दिया। इंडिया में अगर ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, सब रील बनाने लगते हैं। ऐसे अगर कंपैरिजन करने बैठो तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। सवाल बस सिंपल इतना है कि जीडीपी के लिस्ट में जापान को पीछे छोड़कर नंबर 4 बनकर हमने हासिल क्या किया है।
हम हमारी पॉपुलेशन ठीक है मानते हैं बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा बहुत कम है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। समस्या अनफॉर्चुनेटली उससे ज्यादा गंभीर है, गहरी है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि नीति आयोग के सीईओ ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी नंबर 4 का ऐलान करने के लिए। आईएमएफ का डेटा कहता है, यह एक प्रिडिक्शन है कि 2025 के अंत तक इंडिया जीडीपी में जापान से आगे निकल जाएगा। तो अभी 5-6 महीने हैं ऑफिशियली नंबर 4 बनने के लिए। पर इन आंकड़ों पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि आईएमएफ अलग अलग देशों के सरकारी डेटा को इस्तेमाल करता है। यानी भारत सरकार का जो जीडीपी डेटा है, आईएमएफ सिर्फ उसी को इस्तेमाल कर रहा है। इस डेटा पर सवाल है, जैसे कि एक पॉइंट उठाया गया है कि देश का हमारा इनफॉर्मल सेक्टर पूरी जीडीपी को 45% योगदान देता है, पर इस सेक्टर की ग्रोथ के आंकड़ों को आप डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर सकते हो, काफी मुश्किल होता है। इसीलिए फॉर्मल सेक्टर पर जो ग्रोथ हुआ है, उसी ग्रोथ एस्टिमेट्स को प्रॉक्सी बनाकर इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ का अंदाजा हम लगाते हैं। अब कुछ इकोनॉमिस्ट यहां दावा कर रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड लॉकडाउन के चलते ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इसको बहुत ज्यादा धक्का लगा है, नेगेटिव असर पड़ा है। इसीलिए फॉर्मल सेक्टर की बुनियाद पर इनफॉर्मल सेक्टर की एस्टिमेट लगाना अभी गलत होगा। यह सही पिक्चर पेंट नहीं करता है। ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, पर यह भी फैक्ट है कि आज नहीं तो कल, जापान छोड़ो, हम जर्मनी को भी पीछे छोड़कर हमारी जीडीपी उनसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। पर क्या यह सही में कोई नई बात है? कई इकोनॉमिस्ट पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड जीडीपी के आंकड़े को ज्यादा अहमियत देते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी का फंडा बड़ा सिंपल होता है। हर देश में $1 की वैल्यू अलग अलग होती है। जापान के मुकाबले इंडिया में आप $1 में ज्यादा सामान खरीद सकते हो, ज्यादा फैसिलिटीज खरीद सकते हो। इस डिफरेंस के लिए जब आप जीडीपी को एडजस्ट करोगे पीपीपी के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी का साइज बेहतर अंदाजा आपको मिलता है। और इस जीडीपी पीपीपी के हिसाब से इंडिया 2009 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था और आज भी थर्ड लार्जेस्ट है। पर लार्जेस्ट बनने से ज्यादा जरूरी है कि जीडीपी पर कैपिटा पर हम ध्यान दें कि एक आम नागरिक की आर्थिक हालत कैसी है, क्या वो सुधर रही है। और इस जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से हम 4th पोजीशन पर नहीं, 144th पोजीशन पर आते हैं। जापान की जीडीपी पर कैपिटा $33,000 से ज्यादा है और इंडिया की बस 2,500 के आसपास है। जापान छोड़ो, इस मामले में हम श्रीलंका से भी पीछे हैं। पर जीडीपी पर कैपिटा से भी ज्यादा एक और बड़ा प्रॉब्लम अभी हमारे इकोनॉमी में है, और वो प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी का। अगर आप देश के टॉप 5% अमीर लोगों को हटा दो तो बचा हुआ जो इंडिया है उसकी हालत देखिए। देश की पर कैपिटा जीडीपी का आंकड़ा $2,500 से गिरकर $1,100 तक पहुंच जाता है। यह आंकड़ा सब सहारन अफ्रीकन जीडीपी पर कैपिटा से भी खराब है। टॉप 1% देश के पास 40% देश का जो पूरा धन है वो उनके पास है, और जो बॉटम 50% है, 50% है, उनके पास कुल मिलाकर बस 3% देश का धन है। हॉटमेल के को फाउंडर और टेक एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया ने ट्विटर पर एक सिंपल सवाल पूछा। अच्छी बात है कि जीडीपी हमारा बढ़ गया है, लेकिन यह फील क्यों नहीं हो रहा है, लोगों को यह महसूस क्यों नहीं हो रहा है कि हमने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है? क्योंकि हेडलाइंस के पीछे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा इनइक्वालिटी का एक मॉन्स्टर। मिलेगा आपको कि देश में कैसे एक के शेप्ड रिकवरी हो रही है, के शेप्ड ग्रोथ हो रहा है। टॉप के कुछ लोग अमीर से और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, लेकिन बाकी का जो के है, बाकी के जो लोग हैं वो वहीं के वहीं हैं या और गरीब हो रहे हैं। एक तरफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, पर फिकी के रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट कॉलर सेक्टर में तनख्वाह की ग्रोथ इन्फ्लेशन से भी कम हो रही है। लोग और गरीब हो रहे हैं, यानी मिडिल क्लास की चीजें खरीदने की क्षमता बढ़ नहीं रही है, घट रही है। इंडिया में साबुन, बिस्किट, डिटर्जेंट, व्हीकल्स, हर चीज के कंजम्पशन में स्लो डाउन देखा जा रहा है। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आप देखें तो पैंडेमिक के दौरान लगभग 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, और उसी पैंडेमिक के दौरान देश में बिलियनियर्स की संख्या 102 से 166 तक पहुंच गई। ऐसी इनइक्वालिटी का असर कैलकुलेट करने के लिए यूएन ने एक इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई भी रिलीज किया था। उसमें जापान का स्कोर 0.84 है और इंडिया का सिर्फ 0.47। और अगर ऐसा ही के शेप्ड ग्रोथ होता दिखता रहा तो सिर्फ इकोनॉमिक कोलैप्स ही नहीं, इंडिया में डेमोक्रेटिक कोलैप्स भी हो सकता है, डेमोक्रेसी को भी चैलेंज हो सकता है, उथल पुथल हो सकती है हमारे सोसाइटी में। जॉबलेस ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग का ना होना, कृषि में संकट, एफडीआई इतनी बुरी तरीके से गिरना, सरकारी स्कूल अस्पताल में कोई बदलाव ना होना, इन सारी समस्याओं
का एक के शेप्ड अनइक्वल ग्रोथ के साथ क्लियर लिंकेज है। सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग में हालात बेहतर नहीं कर पाई। 10 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बनाने का जो टारगेट था वो तो हुआ नहीं, उल्टा जॉब्स घट रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 25% से ज्यादा होना था, उल्टा वो गिर के 15% तक हो गया है। रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर को वैसे में भी फायदेमंद सेक्टर नहीं माना जाता था, इसीलिए डेवलपिंग देशों में एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट देखा जाता है। पर अगर आप मेक इन इंडिया की फेलियर देखें, उसके बाद हमारे देश में उल्टा हो रहा है। 2017 से लेकर 2024 के बीच में कृषि क्षेत्र में इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, 6-7 मिलियन बढ़ रहा है। इससे कोई फायदा तो मिलने वाला है नहीं हमारी इकोनॉमी को। गिन चुन की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर पर डिपेंड कर रही है, पर मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले यहां नौकरियां तो कम होंगी। सर्विसेज सेक्टर देश की जीडीपी का 50% अब कंट्रीब्यूट कर रही है, पर सिर्फ 30% नौकरियां यहां आती हैं। 2024-2025 में व्हाइट कॉलर हायरिंग 2 साल पहले के मुकाबले 8% घटी है, बढ़ी नहीं, घटी है। और एआई ने तो अभी सिर्फ इंट्रो मारा है, अभी तो एआई का पूरा खेल होना बाकी है। इस सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, इस पे डिबेट नहीं है, इसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगी भी। टॉप 5% की तनख्वाह भी कुछ हद तक बढ़ेगी। थोड़े पूंजीपति जो हैं वो तो बहुत मालामाल होने वाले हैं, पर देश की जो मेजॉरिटी जनता है उनको ग्रो करने के लिए उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई नौकरियां नहीं मिलेगी। यहां ये जो के शेप्ड ग्रोथ है, जॉबलेस ग्रोथ है, ये एक खतरनाक साइकिल बन जाता है। और क्योंकि उन्हीं चंद सर्विसेज सेक्टर पर नौकरियां होंगी, सब लोग इसी के लिए कंपटीशन करेंगे, तो कंपनीज कम तनख्वाह दे पाएंगी हायरिंग के लिए, इसीलिए तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। अब इससे प्रॉब्लम यह होगा कि कंजम्पशन ग्रोथ नहीं होगा। अब तनख्वाह नहीं है तो लोग स्पेंड नहीं करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे तो चीजें बनेंगी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा और हम एक विशस साइकिल में फंस जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यूपीए काल में यह प्रॉब्लम्स नहीं थी, एक प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए तो मनरेगा जैसी स्कीम्स बनाई गई थी कि रूरल एरियाज में कम से कम लोगों को कुछ रोजगार मिले, इकोनॉमी में पैसा कुछ घूमे, कुछ कंजम्पशन बढ़े। पर वही मोदी सरकार ने 2025 बजट में मनरेगा का बजट एलोकेशन 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया है। यानी बढ़ती हुई महंगाई के चलते मनरेगा का बजट वही का वही है, इससे एक इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा। एक और सोल्यूशन हो सकता था एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान देकर, क्योंकि जो बड़े कॉर्पोरेट्स के मुकाबले एमएसएमईज काफी ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। आज जो हम वियतनाम जैसे देश में इकोनॉमिक मिरेकल देख रहे हैं वो एमएसएमईज की वजह से हम देख रहे हैं। पर यहां डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी के चलते, पॉलिसीज के चलते, रेड टेप के चलते, करप्शन के चलते काफी ज्यादा मार खाई है इस एमएसएमईज ने। सोचिए, नतीजा देखिए, 35,000 से ज्यादा एमएसएमईज बंद हो गई। बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए कंपटीशन कम हो रहा है और के शेप ग्रोथ और बढ़ जा रहा है। जो एमएसएमईज देश को आगे ले जा सकती थी वो बंद हो रही हैं। अब इसमें कोई डिबेट नहीं है कि 2025 के अंत तक हम हमारी जीडीपी को जापान से आगे ले जाएंगे, तो शायद नीति आयोग के सीईओ फिर से आएंगे टीवी पर, फिर से ऐलान करेंगे, हो सकता है कॉर्पोरेट्स के लिए सरकार भी इसको क्रेडिट ले ले। लेकिन जमीन पर, चुनाव के मैदान पर सरकार इस बात का डंका नहीं बजाएगी कि देखो हमारे अच्छे दिन आ गए मित्रों, क्योंकि यह गलती वाजपेयी सरकार ने 2004 में की थी इंडिया शाइनिंग कैंपेन के साथ। पूरे देश को यह इंडिया शाइनिंग कैंपेन एक भद्दा मजाक लगा, क्योंकि उनका सिचुएशन शाइन नहीं कर रहा था और बीजेपी को नतीजन 10 साल फिर विपक्ष में बैठना पड़ा। इसी वजह से अमृतकाल का डंका भी आप सुनोगे नहीं, उसको भी दफना दिया गया है। और इसी कारण हेतु देश की जनता को, जिसमें से 80 करोड़ लोग राशन पर हैं, उनको यह नहीं सुनाया जाएगा, उनको यह नहीं बुझाया जाएगा कि हम जापान से आगे निकल चुके हैं, हम इतना बड़ा हो चुके हैं। वो सिर्फ कॉर्पोरेट ऑडियंस और मीडिया के लिए बोला जाएगा। सरकार जानती है कि अल्टीमेटली आंकड़े हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते हैं, लेकिन अगर ये के शेप्ड ग्रोथ चलता रहा, सरकार ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, तो हम 3rd लार्जेस्ट जीडीपी तो बन जाएंगे, पर आम आदमी की जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा। देश की ग्रोथ का फायदा सिर्फ कुछ चंद देशवासियों को, पूंजीपतियों को मिलेगा और हेडलाइन जो मैनेजमेंट होगा उससे आम आदमी की जो चीख है बस उसे दबा दिया जाएगा। इकोनॉमी की हालत कुछ लोगों के लिए जरूर अच्छी हो गई है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए नहीं हुई है। और इसमें अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहने की दरकार है। इसीलिए इंश्योरेंस जरूर कराइए, टर्म इंश्योरेंस कराइए, हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। नीचे मैंने लिंक पर एक लिंक देकर रखा है, उसमें खुद स्टडी करिए, अपना मन बनाइए, अपने आप को एजुकेट करिए और अपने आप को इंश्योर
जरूर करिए। जय हिंद।